गुड इवनिंग बच्चों। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम क्लास 10th की जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लेसन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी बताया है। उसमें 3 कहानियां, लेसन का नाम है बेटा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस मतलब झलक, भारत की झलक। उसमें 3 पार्ट हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट की जो कहानी है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, इस कहानी के राइटर कौन है? लूसियो रोड्रिग्स। इस लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कहानी मैं बताऊंगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछती हैं उसको हम बताएंगे। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। कहानी जब शुरू होती है तो शुरू में ही राइटर बताता है कि ये जो कहानी है ये गोवा गोवा के पारंपरिक गांव में रहने वाले एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट है। मतलब पेन से लिखा गया, पोर्ट्रेट मतलब होता है बेटा हाथ से बनाया गया चित्र, तो पेन से लिखी गई कहानी है। फिर राइटर कहता है कि अक्सर हम अपने पूर्वजों को, अपने बड़े लोगों को प्रायः उन पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। वे पुर्तगाली लोग जो ब्रेड को बहुत पसंद करते थे, तो उनकी उनके दिनों की याद करते हैं हमारे पूर्वज, और उनके जमाने में जो ब्रेड खाया जाता था उनको याद करते हुए हम अक्सर सुना करते हैं। तो मैं 1 मिनट आपका लूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि गोवा, हम लोग 1947 में आजाद हुए, लेकिन गोवा 1961 तक गुलाम था। 1962 में पुर्तगाल के लोगों ने उसको आजाद किया। 1961 तक पुर्तगाली वहां पर राज करते थे। तो पुर्तगालियों का एक फेमस, पुर्तगालियों में बड़ा फेमस है ब्रेड। ठीक, तो इसीलिए ये राइटर कहानी लिख रहा है और कहानी की शुरुआत में बताता है कि हमारे पूर्वज उन पुर्तगाली लोगों के दिनों को याद करते हैं जब ब्रेड बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। वो उन पुर्तगालियों के शासन को याद करते हैं अक्सर, और उनके जमाने में फेमस ब्रेड को भी याद करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि गोवा में अब वो ब्रेड खाने वाले लोग तो नहीं रहे, लेकिन ब्रेड को बनाने वाले लोग अब भी हैं। वो मिक्सर्स हमारे बीच हैं, वो मोल्डर्स हमारे बीच हैं, वो बेकर्स हमारे बीच। मिक्सर्स मतलब डबल रोटी बनाने के लिए आटा मिक्स करने वाला मोल्डर्स, सांचे में ढालने वाले को मोल्डर्स बोलते हैं, और डबल रोटी को सेकने वाले को बेकर्स बोलते हैं। तो राइटर कहता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं, और समय की कसौटी पर टाइम टेस्टेड फर्नेस, वो फर्नेस मतलब भट्टियां। तो जिन भट्टियों में डबल रोटी को सेका जाता था उन्हीं भट्टियों की बात करता है राइटर। कहता है कि टाइम टेस्टेड भट्टियां अब भी गोवा के गांव में मिल जाएंगी। टाइम टेस्टेड क्यों कहता है? कि देखो बेटा, जब पुर्तगाली लोग चले गए तो ऐसा एक समय माना गया कि ब्रेड खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रेड के खाने वाले लोग कम नहीं हुए। तो समय के साथ भट्टियां खत्म नहीं हुई, मतलब ब्रेड बनाने का बिजनेस खत्म नहीं हुआ। इसलिए राइटर कहता है कि जो है टाइम टेस्टेड भट्टियां अब भी गांव में मिल जाएंगी, और उनमें आग अब भी जल्दी वो बुझी नहीं है। और गोवा के गांव में अब भी पारंपरिक बेकर के बांस की धमक, जैंगलिंग ऑफ बम्बू स्टाफ, बांस की धमक अब भी सुनी जा सकती है। हो सकता है कि पिता जिंदा न हो। राइटर आगे कहता है कि हो सकता है डबल रोटी बनाने वाले में जो पिता था वो जिंदा ना हो, लेकिन बेटा अब भी उसी प्रोफेशन को चला रहा है, और बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। ये याद रखना, कभी कभी पूछता है कि गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो पेडर के नाम से जाना जाता है। PADER, पेडर, पेडर के नाम से उनको जाना जाता है। फिर आगे राइटर कहानी आगे बढ़ाता है, कहता है कि हमारे बचपन में जो बेकर होते थे वो हमारे फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड होते थे। ये तीनों वर्ड याद रखना, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कई बार पूछता है कि राइटर बेकर को क्या कहता है, तो बेकर उसका दोस्त भी होता था, कंपेनियन और गाइड भी होता था। मैंने क्लास में बताया। इसलिए आगे फिर राइटर आगे कहानी में कहता है कि वह दिन में 2 बार आता था। एक बार डबल रोटी बेचते समय, निकलते समय, और दूसरी बार अपनी टोकरी को जब खाली कर देता था। मतलब डबल रोटी बेचते बेचते खत्म हो जाते तो वापस लौटते समय फिर हमारे घर या हमारे गांव से होकर गुजरता था।
और उसके जेंगलिंग थर्ड। असल में क्या होता था बेटा ना, जो बेकर होते थे गोवा में, वो एक बांस का डंडा लिए रहते थे, उस पर घुंघरू बांधे रहते थे। तो चिल्लाते नहीं थे, वो इसी बांस के डंडे को ऐसे पटकते थे ना, वो झन झन घुंघरू बोलता था, और सब जान जाते थे कि डबल रोटी बेचने वाला आया है। जैसे आजकल गलियों में देखो चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, बर्फ वाला भोंपू बजा के बेचता है, तो ऐसे बेकर जो होते हैं गोवा में ना, वो बांस के बम्बों में घुंघरू लगाए रहते हैं और उसी को पटकते हैं तो आवाज आती है। तो राइटर कहता है कि उसके जो बांस के बम्बू की झंझनाने की आवाज है, उससे हम जग जाते थे, नींद से उड़ जाते थे, और उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, कहता है। तो राइटर कहता है कि ये सब क्यों था, मतलब हम लोग उठते थे तुरंत उससे मिलने के लिए क्यों भाग पड़ते थे। फिर राइटर आगे कहता है, क्या वो डबल रोटियों का प्रेम था? नहीं, राइटर कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि डबल रोटियां घर के पैस्टिन या बैस्किन, ये याद रखना दोनों वर्ड, नौकरानियां होती थी घर में, उनको पैस्किन या बेस्टिन बोला जाता था। तो राइटर कहता है कि जो डबल रोटी थी ना, वो पैस्किन या बेस्टिन को दिया जाता था, हमको डबल रोटी नहीं मिलती थी। हम लोग तब क्यों दौड़ कर जाते थे? हम लोग जाते थे उस डबल रोटी के छल्ले के लिए। एक बच्चों के लिए स्पेशल डबल रोटी बनाई जाती थी, वो छल्ला जैसा, जैसे बीच में छेद रहता था, और वो मीठी डबल रोटी होती थी। और राइटर कहता है कि हम इसी चीज के लिए तड़पते थे, मतलब उसी डबल रोटी के छल्ले के लिए तड़पते थे, और उसको हम बड़े ध्यान से चुनते थे, लेते समय उसको हम बड़े ध्यान से चुनते थे, और कभी कभी तो विशेष मीठी ब्रेड की बनी होती थी। फिर आगे राइटर कहता है कि बेकर जब आता था तो संगीत में एंट्री करता था, मतलब बांस को ऐसे झन झन बजाते हुए आता था, और एक हाथ से अपने सर पर टोकरी पकड़े होता था, दूसरे हाथ से बांस को ऐसे ऐसे पटकता रहता था। फिर जब पहुंचता था घर पर, तो घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करता था। और राइटर कहता है कि जब हम लोग उसको घेर लेते थे, तो हम लोगों को हल्का सा डांटता था, हम लोग दूर हट जाते थे, तो बांस रखता था, बम्बू को ऐसे वर्टिकल रखता था, उसी पर टोकरी टिका देता था, और फिर जो है डबल रोटी को दे देता था घर की नौकरानियों को। फिर राइटर कहते हैं, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे, हम लोग टेबल या बेंच या छज्जे पर चढ़ जाते थे और उसकी टोकरी में झांकते थे। उसके बाद राइटर कहता है कि डबल रोटियां बड़े लोगों को मिलती थी, और जो ब्रेड बैंगल्स होते थे, जो डबल रोटी के छल्ले होते थे, मतलब वही जो अभी मैंने ऊपर बताया डबल रोटी थी, जिसमें छेद होता था, मीठी डबल रोटी। तो राइटर कह रहा है कि जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। और फिर राइटर कहता है कि जब हम लोगों को ब्रेड बैंगल्स मिल जाता था, तो हम लोग दांत वात भी साफ नहीं करते थे, मुंह भी नहीं धुलते थे। राइटर कहता है कि हमारे मन में ये ख्याल आता है कि कौन आम की पत्ती तोड़े उसका दातुन बनाए, आखिर बाद में चाय जो है सब कुछ आराम से साफ ही कर देगा, एकदम अच्छी तरह से हमारे मुंह को साफ कर देगा। फिर राइटर एक मजाकिया बात बोलता है, कहता है कि फिर हमारे मन में याद आता कि शेर तो कभी भी अपना दांत नहीं धुलता है, वगैरह वगैरह चीजें। फिर कहानी आगे बढ़ती है। राइटर कहता है कि जो शादी के उपहार होते थे वो एकदम मीनिंगलेस हो जाते थे बिना मीठे ब्रेड के, और उस मीठे ब्रेड का नाम होता था बेटा बोल। याद रखना, कहानी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मैरिज में जो स्वीट ब्रेड दिया जाता था उसका नाम क्या होता था, तो उसको बोल कहते थे। टाइटल कहता है कि मैरिज गिफ्ट एकदम मीनिंगलेस होते थे अगर उनके साथ बोल न जाए, मतलब वो मीठा ब्रेड न जाए। ठीक है। और फिर राइटर कहता है कि जैसे कोई पार्टी हुई, कोई फीस्ट हुआ, अगर उसमें डबल रोटी नहीं है तो बेकार होता था गोवा वालों के लिए, तो उस पार्टी में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता था। ठीक। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, हेडर कहता है, इस तरह से हम जान सकते हैं कि गोवा में डबल रोटी बनाने वालों का कितना महत्व है। मतलब जब शादी में डबल रोटी चल रही है बेटा, इतना महत्वपूर्ण चीज हो गया है, तो फिर महत्व तो है ही। फिर राइटर आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि एंगेजमेंट के समय जो घर की औरतें होती थी वो सैंडविच बनाती थी, तो आप जानते हो सैंडविच ब्रेड से ही बनता है, सैंडविच बनाती थी। फिर राइटर कहता है कि केक और बोलिन हास क्रिसमस के लिए और दूसरे त्योहार के लिए भी बनाए जाते थे। तो ये याद रखना कि क्रिसमस के अवसर पर कौन सी डबल रोटी यूज होती थी, बोलिन हास उसका नाम होता था।
तो केक भी लगभग ऐसे ही डबल रोटी की तरह बनता है, और बोलिनहास एक विशेष प्रकार की डबल रोटी होती थी जो क्रिसमस के अवसर पर बनती थी। और राइटर आगे कहता है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गोवा के गांव में जो बेकर की भट्टी है वो बहुत जरूरी होती है। फिर आगे कहते हैं, फिर आप आगे के पैराग्राफ में लगभग धीरे धीरे कहानी खत्म हो रही है। अब बेकर के कपड़े के बारे में बता रहे हैं कि राइटर कह रहा है कि हम लोगों के दिनों में बेकर पैंट और शर्ट पहनता था, और सॉरी बेकर जो होते थे ना एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते थे। उस कपड़े का नाम क्या होता था? कबाई। एक पिक्यूलियर ड्रेस होता था, एक अजीब सा ड्रेस होता था, उस ड्रेस को कबाई कहते थे। याद रखना, KABAI, कबाई, कबाई बोलते थे। अब ये क्या होता था? यह एक लंबा सा कपड़ा होता था, एकदम फ्रॉक जैसा, जो घुटने तक जाता था। ठीक। और पहले राजा महाराजा, आप देखोगे जो पुराने सीरियल्स आते हैं उसमें आप देखोगे राजा महाराजा पहनते थे, तो ठीक उसी तरह का कपड़ा एक लॉन्ग फ्रॉक होता था जो घुटने तक जाता था, उसको कवाई बोलते थे, उसको पहनते थे। अब राइटर कहता है हमारे बचपन में जो बेकर्स होते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे, पैजामा पहनते थे, और पैजामा कहाँ तक होता था? घुटने के नीचे तक होता था। मतलब जैसे हम लोग कैफरी नहीं पहनते आजकल, तो वैसे राइटर बता रहे हमारे जमाने में बेकर पहनते थे, एक पैजामा और एक शर्ट पहनते थे। अब राइटर कहता है कि यहाँ तक कि आज भी गोवा में यदि कोई घुटने के नीचे पैंट पहना हुआ है तो लोग कमेंट करते हैं देखो ये पेडर जैसा कपड़ा पहना हुआ है। पेडर मतलब वही जो है डबल रोटी बनाने वाला। फिर राइटर अंतिम कहानी के अंतिम स्टेज पर पहुंचता है और कहता है कि जो बेकर होते थे अपना पैसा यूजुअली महीने के अंत में लेते थे, और जो रोज का हिसाब होता था किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था। और उन दिनों जो डबल रोटी का बिजनेस था ना, बड़ा अच्छा बिजनेस था, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस था, और ये एकदम स्पष्ट दिखता था क्योंकि डबल रोटी बनाने वाले और उनके दुकान में काम करने वाले लोग बड़े मोटे ताजे होते थे। मतलब ऐसा लगता था कि वो एकदम संपन्न है और खुश है। तो इस तरह से स्पष्ट होता था कि वो लोग एकदम से खुश रहते थे, और इसलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था। और राइटर अंत में कहता है कि इवन टुडे यदि कोई जैक फ्रूट लाइक मतलब एकदम मोटा ताजा आदमी दिखता है तो लोग उसे आज भी गोवा में कहते हैं कि देखो यह एकदम बेकर की तरह दिख रहा है, मतलब डबल रोटी बनाने वाले की तरह दिख रहा है। तो बेटा ये कहानी थी, यही कहानी खत्म हो जाती है। आपको याद क्या रखना है? बेकर के ड्रेस को क्या कहते थे? कबाई कहते थे। ठीक है। और बेकर को गोवा में क्या कहा जाता था? पेडर कहा जाता था। ठीक। और जो है शादी के अवसर पर जो ब्रेड बनता था उसको क्या कहते थे? बोल कहते थे। क्रिसमस के अवसर पर जो ब्रेड बनता था उसको क्या कहते थे? बोलिनहास कहते थे। ठीक। और हाँ, बस यही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और कभी कभी पूछ लेता है क्यों जरूरी हो, मतलब राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन द गोवान विलेज। गोवा के गांव में बेकर का इम्पोर्टेंस लिखो, तो आप लिख देना। जैसे अभी मैंने बताया ना, मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड विच इज कॉल्ड बोल, एंड on the occasion of engagement of their daughter, house women made sandwiches, and cake and bolinhas were made for the Christmas and other festivals। मतलब वही जो आपने पढ़ा है, मतलब केक बनाया जाता था, बोलीहान बनाया जाता था, बोल बनाया जाता था, और ये सब कब यूज होता था? एंगेजमेंट पर, शादी में, और क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर। तो मतलब इतने मेन जगह पर जब केक का यूज और ब्रेड का यूज हो रहा है तो उसका बनाने वाला बहुत जरूरी होना चाहिए समाज में। इसलिए बेकर बहुत आवश्यक थे गोवा के विलेज में, और हैं आज भी हैं। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।